नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज हम वैश्विक चावल बाजार की ताजा हलचलों पर गहन नजर डालेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। जहां भारत की बादशाहत बनाए रखने की चुनौतियां, एशियाई देशों की नई रणनीतियां, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग के मॉडल सब कुछ शामिल होंगे। 2026 की शुरुआत में राइस ट्रेड क्लाइमेट रिस्क और कंपटीशन से जूझ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी भरपूर है। आज की प्रमुख हेडलाइंस। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन की बड़ी मांग, बजट 2026 में टैक्स राहत और सब्सिडी की अपील की। वियतनाम का चावल निर्यात क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर बड़ा शिफ्ट, प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस। कंबोडिया का उभरता चावल साम्राज्य, 45% निर्यात वृद्धि और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तेज विस्तार। यूएई का एआई बेस्ड एग्री इकोसिस्टम, जलवायु संकट के खिलाफ तकनीकी क्रांति, गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी। केरल के पोकलिक क्षेत्र में एकीकृत धान मछली पालन, सस्टेनेबल मॉडल, वैश्विक ट्रेंड्स और कंबोडिया अपडेट। अब चलिए विस्तार से देखते हैं इन खबरों का विश्लेषण। वैश्विक चावल बाजार में भारत की बादशाहत बरकरार रखने की जंग तेज हो गई है। भारतीय चावल निर्यातक सरकार से बड़ी राहत की गुहार लगा रहे हैं ताकि बढ़ती लागत और कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच हमारी लीडरशिप बनी रहे। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग के नेतृत्व में फेडरेशन ने संघीय बजट 2026 में विशेष पैकेज की मांग की है। मुख्य मांगे हैं निर्यात ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी, सड़क और रेल फ्रेट पर 3% की सब्सिडी और RODTEP स्कीम के तहत ड्यूटी तथा टैक्स रिफंड तत्काल जारी किया जाए। ये मांगे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रहा है। उर्वरक और ईंधन की कीमतों में हर साल 15 से 20% की वृद्धि हो रही है। शिपिंग कंटेनर फ्रेट रेट्स में 2025 में ही 25% का उछाल आ गया और वैश्विक स्तर पर वियतनाम तथा थाईलैंड जैसे प्रतिद्वंदी जो जोरदार चुनौती दे रहे हैं। 2024-25 में भारत ने करीब 20.1 मिलियन टन चावल का निर्यात किया। दुनिया के कुल चावल व्यापार का लगभग 40% है। हम 170 से अधिक देशों तक अपना चावल पहुंचा रहे हैं और लगातार टॉप एक्सपोर्टर बने हुए हैं। लेकिन अगर ये मांगे पूरी हुई तो निर्यात लागत 5 से 7% तक कम हो सकती है, जिससे हमारी ग्लोबल मार्केट शेयर 45% तक पहुंच सकती है। अगर समर्थन नहीं मिला तो निर्यात मूल्य में 10% तक की गिरावट आ सकती है, जो सीधे लाखों किसानों की आय पर असर डालेगी। जियोपॉलिटिकल एंगल पर यह मांग सिर्फ आर्थिक नहीं है, रणनीतिक भी है। यह प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत नीति से जुड़ी हुई है, जहां निर्यात बढ़ाने के साथ घरेलू खाद्य सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर यूक्रेन संकट के कारण ग्रेन ट्रेड पहले ही अनस्टेबल है। भारत की मजबूत स्थिति यहां स्थिरता ला सकती है। हालांकि सब्सिडी बढ़ाने पर WTA के नियमों से टकराव की आशंका भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में भारत को वियतनाम की तर्ज पर प्रीमियम चावल जैसे बासमती पर अधिक फोकस करना चाहिए। 2025 में बासमती हमारे कुल निर्यात का करीब 30% रहा और यह अधिक मार्जिन भी देता है। दर्शकों, चावल सिर्फ अनाज नहीं, ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बजट 2026 में अगर ये मांगे पूरी हुई तो न सिर्फ निर्यातक मजबूत होंगे बल्कि करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचेगा। अब बात करते हैं वियतनाम की, जो सालों तक सस्ते चावल के बड़े निर्यातक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब गुणवत्ता और प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस कर रहा है। 2025 में वियतनाम ने 7.85 मिलियन टन चावल का निर्यात किया। यह 2024 की तुलना में 12.7% कम है। कमाई भी घटी, कुल 4.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 29.4% की गिरावट। मुख्य वजह अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे पारंपरिक बाजारों से मांग में भारी कमी। लेकिन वियतनाम हार नहीं मान रहा। अब रणनीति पूरी तरह बदल दी गई है। सस्ते कम कीमत वाले चावल से हटकर प्रीमियम और वैल्यू एडेड उत्पादों पर पूरा फोकस, खास तौर पर ST25 वैरायटी, जिसे कई बार वर्ल्ड्स बेस्ट राइस का खिताब मिल चुका है। वियतनाम जिन नए बाजारों को टारगेट कर रहा है वो है यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और चीन, जहां जापानिका राइस और हाई क्वालिटी चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है। साफ है, वियतनाम गुणवत्ता की राह पर है। 2025 में वियतनाम के कुल निर्यात का करीब 40% प्रीमियम चावल रहा। नतीजा
औसत निर्यात मूल्य $512 प्रति टन तक पहुंच गया, जो भारत के $450 प्रति टन से काफी अधिक है। गिरावट के बावजूद ST25 जैसे मजबूत ब्रांड्स ने काम किया। यूरोपीय बाजार में वियतनाम की हिस्सेदारी अब 20% के करीब पहुंच गई है। यह बदलाव सिर्फ व्यापार नहीं, भविष्य की तैयारी भी है। मेकॉन्ग डेल्टा क्षेत्र क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह प्रभावित है। अब कम पानी वाली किस्मों और सस्टेनेबल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। अगर यह रणनीति सफल रही तो वियतनाम 2030 तक चावल निर्यात से $5 बिलियन की कमाई का लक्ष्य हासिल कर सकता है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, खासकर चीन जैसे बाजारों में 10 से 15% तक टैरिफ की बाधाएं। दर्शकों, वियतनाम का यह कदम भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है। अगर हम बासमती और अन्य सुगंधित चावलों पर इसी तरह फोकस बढ़ाएं तो वैश्विक प्रीमियम सेगमेंट में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरी खबर के विश्लेषण पर। 2025 में कंबोडिया ने चावल निर्यात के मामले में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंबोडिया ने पूरे 2025 में 9,40,321 टन मिल्ड राइस का निर्यात किया, जो 2024 की तुलना में 45% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी है। इससे देश को करीब $602 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। प्रमुख बाजार रहे इसके यूरोपीय संघ, जहां 3,39,000 टन से अधिक चावल गया। चीन ने 2,31,000 टन आयात किया और आसियान देश भी बड़े खरीदार बने। निर्यात में सुगंधित चावल का हिस्सा पूरे 64% रहा। और खास बात, कंबोडिया की मशहूर फका रुमदोल वैरायटी, जो मालिस अंगकोर ब्रांड के नाम से जानी जाती है, ने 2025 में 7वीं बार वर्ल्ड्स बेस्ट राइस का खिताब जीता। यह अवार्ड फनाम पेन में हुई इंटरनेशनल वर्ल्ड राइस कॉन्फ्रेंस में मिला। इसके अलावा सीमा व्यापार के जरिए करीब 6.85 मिलियन टन धान का निर्यात हुआ, जिससे अतिरिक्त $1.57 बिलियन की कमाई हुई। कुल मिलाकर 2025 में चावल सेक्टर से कंबोडिया की कमाई $2.17 बिलियन से अधिक रही, जो देश के जीडीपी का लगभग 5% है। इस सफलता की एक बड़ी वजह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल का तेज विस्तार। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कई नए समझौते किए हैं, जिनमें करीब $7 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। ये समझौते 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं और लगभग 2,000 किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आधुनिक कृषि समुदायों और प्रोसेसिंग कंपनियों के बीच ये डील्स किसानों को तय दाम, पक्का बाजार और कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराती हैं। नतीजा, बिचौलियों की निर्भरता कम हुई, किसानों की आय स्थिर हुई और उत्पादकता में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर हम ये तुलना देखें, जहां वियतनाम का निर्यात 2025 में 7.85 मिलियन टन रहा और उसमें गिरावट आई, वहीं कंबोडिया की ग्रोथ रेट 45% से ऊपर। यूरोपीय बाजार में कंबोडिया की हिस्सेदारी अब 30% के करीब पहुंच गई है। इसमें यूरोपियन यूनियन कंबोडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़ी भूमिका है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे बाढ़ का जलवायु जोखिम और चीन पर 40% निर्यात की निर्भरता। लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट मॉडल इन जोखिमों को कम कर रहा है। दर्शकों, कंबोडिया तेजी से एशिया की नई राइस पावर बनकर उभर रहा है। भविष्य में यह मॉडल दक्षिण पूर्व एशिया के चावल निर्यात को 12 मिलियन टन तक ले जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए भी यह एक बड़ी प्रेरणा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाकर छोटे किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा सकता है। अब चलते हैं चौथी खबर के विश्लेषण पर। रेगिस्तान में खेती को चुनौती देने वाला देश अब दुनिया को कृषि में क्रांति सिखा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में एक नया AI इकोसिस्टम फॉर ग्लोबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लॉन्च किया है। यह जलवायु संकट से जूझ रहे किसानों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह पहल COP28 में घोषित $200 मिलियन की UAE बिल गेट्स फाउंडेशन साझेदारी पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़ और अनियमित मौसम से प्रभावित देशों में AI आधारित समाधान पहुंचाना, जैसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान मॉडल और फसल प्लानिंग टूल्स, जो किसानों को रियल टाइम में सलाह देंगे। UAE खुद को दुनिया का AI एग्री लीडर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देना चाहता है। यह पहल खास तौर पर विकासशील देशों जैसे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के लिए फायदेमंद है, जहां जलवायु परिवर्तन की वजह से चावल जैसी फसलों का उत्पादन 10 से 15% तक कम हो गया है।
AI की मदद से पानी का उपयोग 30% तक कम किया जा सकता है, जो रेगिस्तानी UAE के लिए तो आदर्श ही है, लेकिन भारत, वियतनाम और कंबोडिया जैसे बड़े चावल उत्पादक देशों के लिए भी आयात पर निर्भरता घटाने का मौका देगा। भविष्य की बात करें तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक ग्लोबल AI कृषि बाजार $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। UAE का यह मॉडल इसे और तेजी देगा। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी और सभी किसानों तक पहुंच की असमानता। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा संकेत है। हमें भी ICAR या अन्य संस्थानों के साथ इसी तरह की साझेदारियां अपनानी चाहिए, ताकि हमारे छोटे किसान जलवायु चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। तकनीकी और कृषि का यह संगम न सिर्फ खाद्य सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि लाखों किसानों की जिंदगी बदलेगा। UAE की यह पहल दुनिया को दिखा रही है कि जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में AI हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। चलिए चलते हैं आज की आखिरी खबर के विश्लेषण पर, और हम बात करेंगे आज केरल की अनोखी पोक्कली कृषि प्रणाली की, जो जलवायु परिवर्तन के दौर में सस्टेनेबल फार्मिंग की मिसाल बन सकती है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री रामनाथ ठाकुर ने केरल के पोक्कली क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जोर दिया कि यहाँ साल भर धान और मछली पालन को एकीकृत तरीके से करने की बड़ी संभावना है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन और नीति स्तर पर पहल जरूरी है। पोक्कली धान एक खास किस्म है जो खारे पानी को सहन कर सकती है और तटीय क्षेत्रों के लिए परफेक्ट है। पारंपरिक रूप से जहां मानसून में धान उगाया जाता है और बाकी समय झींगा या मछली पालन किया जाता है, लेकिन अगर इसे साल भर एकीकृत मॉडल में बदला जाए तो किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। साथ ही पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। केरल में करीब 5000 हेक्टेयर पोक्कली क्षेत्र है। पारंपरिक मॉडल से प्रति हेक्टेयर आय लगभग 20,000 रुपये है, लेकिन एकीकृत धान मछली पालन से यह 50,000 रुपये से अधिक हो सकती है। क्यों सस्टेनेबल है यह मॉडल? क्योंकि मछली या झींगा का वेस्ट प्राकृतिक उर्वरक बनता है, रासायनिक खाद की जरूरत कम होती है और पानी का प्रदूषण भी घटता है। यह मॉडल सिर्फ केरल तक सीमित नहीं, वियतनाम और कंबोडिया के डेल्टा क्षेत्रों में भी इसी तरह के एकीकृत सिस्टम अपनाए जा सकते हैं। भारत के लिए जलवायु अनुकूलन का बड़ा हथियार है। नीति स्तर पर नीति आयोग जैसे संस्थानों से अध्ययन करवाकर तटीय कृषि को नई दिशा दी जा सकती है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे औद्योगिक प्रदूषण और मछली धान के लिए बाजार पहुंच। दोस्तों, वैश्विक चावल बाजार में 3 बड़े ट्रेंड्स उभर रहे हैं। पहला, भारत जैसे देशों में सब्सिडी और सरकारी समर्थन की भूमिका, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। दूसरा, वियतनाम और कंबोडिया की तरह क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर शिफ्ट। तीसरा, UAE जैसे AI इनोवेशन और केरल जैसे एकीकृत मॉडल से तकनीकी और सस्टेनेबल क्रांति। 2025 में वैश्विक चावल निर्यात करीब 50 मिलियन टन रहा, लेकिन 2026 में जलवायु जोखिम से ये 5% की गिरावट संभव है। AI और ऐसे एकीकृत मॉडल ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। भारत को अपनी 40% मार्केट शेयर बचानी है, जबकि कंबोडिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं 10% तक कब्जा कर सकती हैं। कुल मिलाकर सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन ही कुंजी है जो 2030 तक बाजार को $100 बिलियन तक ले जा सकते हैं। और एक अपडेट, दर्शकों, ये बदलाव दिखाते हैं कि चावल सिर्फ अनाज नहीं, ये लाखों किसानों की आजीविका और वैश्विक खाद्य सुरक्षा का आधार है। यह थी आज की वैश्विक चावल बाजार की विशेष रिपोर्ट। अधिक अपडेट्स और कमोडिटी ट्रेंड्स के लिए बने रहिए कमोडिटी टुडे के साथ। मैं रविंद्र गौतम लेता हूं इजाजत, और कल फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।